गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। अगेन ये जो एक्ट वाला सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक साल एक क्वेश्चंस तो एक्ट से रहते ही हैं, यूपीएससी में भी और स्टेट सिविल सर्विसेज में भी। अब ये जो एक्ट्स हम लोगों को पढ़ना है, पिछले साल भी आपको 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे यूपीएससी का तो वहां पे एक क्वेश्चन था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। तो इस तरीके से हम लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, फिर चार्टर एक्ट पढ़ना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट्स होते हैं 1861, 1892, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसमें मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 है, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, फिर उसी तरह आपको क्रिप्स मिशन के प्रोविजन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इतने सारे एक्ट्स हैं, इसमें से किसी एक एक्ट से आपको प्रोविजंस पूछा जा सकता है यूपीएससी में, या फिर दो तीन एक्ट को मिला के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इज और आर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो प्रोविजंस पे ध्यान रखिएगा और ये एक्ट वाला जो टॉपिक है ये तो आप कवर कर ही लेंगे। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ईयर याद रखिएगा 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में। और ये एक्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये फर्स्ट एक्ट था जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट की। अगेन, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जिसका काम था ट्रेडिंग, और ये कॉटन, सिल्क, टी, ओपियम, सॉल्ट पिटर जैसे सामग्री को ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रेड करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन है 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है और उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगेन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत में मुगल शासक कौन थे? तो उसका आंसर होगा अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 टू 1605। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 31 दिसंबर 1600 का है। तो उस समय इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी और इंडिया में उस समय जो मुगल शासक थे वो अकबर थे। हालांकि अकबर की मृत्यु तुरंत हो जाती है, कंपनी बनने के 5 साल बाद ही अकबर का देहांत हो जाता है और अकबर के बाद उनको सक्सीड करते हैं जहांगीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकारी जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में 1608 में कि परमिशन के लिए कि साहब हम बाहर की कंपनी है और हमें इंडिया में ट्रेडिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय तक सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी है और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को इंडिया में एक्सपैंड करती है और फिर हमने देखा है कि ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी से एक पॉलिटिकल पावर बन जाती है। अब बैटल ऑफ बक्सर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था 1764, और बैटल ऑफ बक्सर एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो इसको एक मोनोपोली भी मिला हुआ था उस समय की क्वीन से कि इंडिया में अगर कोई इंडिया मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल इंटरेस्ट चाइना में भी था। अगर आप चाइनीज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट ओपियम वॉर और ये सब। बहरहाल हम लोग अभी इंडिया पे ही फोकस करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो इसे एक मोनोपोली मिला हुआ था कि इंडिया में अगर कोई ट्रेड करेगा, कोई भी ब्रिटिश कंपनी अगर इकलौती अगर कोई ट्रेड कर सकती है इंडिया में तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। अब अगेन, ये जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी, अब इसके कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो बाकी के कंपनी थे वो भी अब ग्रेजुअली गवर्नमेंट पे प्रेशर एक्सर्ट करने लगे कि साहब इंडिया का ट्रेड तो बहुत प्रॉफिटेबल है, हमें भी आप परमिशन दीजिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का खजाना आ गया था, बंगाल के दीवानी और निजामत राइट्स मिल गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो द राइजिंग prosperity of East India Company made the other companies in England to exert pressure on their government to allow them to trade in India। और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का पहला सिग्निफिकेंस याद रखिएगा कि इस एक्ट के अंतर्गत सबसे ये पहला वर्क था या पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सेकेंड, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो फाउंडेशन है वो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से है। तो ये दो याद रखिएगा। अब जल्दी से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजन देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला प्रोविजन था कि इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद रखिएगा। थ्रू दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
तो आप कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल के पावर को इंक्रीज कर दिया गया, और साथ ही साथ जो बंगाल के गवर्नर उस समय के थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी गई कि साहब आप बंगाल के काम के लिए आपको ये 4 आदमियों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कि थ्रू दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट सच गवर्नर जनरल। ये भी याद रखिएगा। सेकंड था कि जो बाकी के मैड्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया जाता है इन अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेंगे गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाई गई 1774 में। तो यह भी याद रखिएगा कि कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट कब बनी है, 1774 में। और किस एक्ट के अंतर्गत कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक प्रोविजन और याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट का कि इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड उनका एबॉलिश कर दिया गया। इससे पहले जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड करती ही थी, साथ में कंपनी के अधिकारी भी जो इंडियन पॉपुलेशन होते थे उनके साथ ट्रेडिंग करते थे। तो इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो ट्रेडिंग राइट था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट मतलब कि मुलाजिमों का, उनको एबॉलिश कर दिया गया। तो ये कुछ प्रोविजंस थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, इसको याद रखिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके देन, टिल देन टेक केयर, बाय।